प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। सभी को मैं एक बता दूँ, मैं ज़्यादा मान्यवर साहब के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन उनके कुछ जो त्याग है, उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या त्याग किया, उनसे हम लोग क्या ले सकते हैं? उनकी जो ऊर्जा हुआ करती थी, बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, आप सभी जानते होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है, लेकिन प्रेरणाओं की आदत बार-बार अगर आप प्रेरित हो जाओगे, तो उससे परिवर्तन होता है। मान्यवर कांशीराम साहब का जो पूरा जीवन अगर हम देखेंगे, तो बाबा साहब के इस लाइन पर उन्होंने सारी ज़िंदगी बिताई है। आपको पता है कि एक पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गाँव में उनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1934 को। और वहाँ की परिस्थिति भी जैसे आज भी बहुत सारे देहातों की परिस्थिति ऐसी ही थी। लेकिन दुर्दम में इच्छा शक्ति अगर किसी के मन में होती है और अपना टारगेट होता है जीवन में और उस टारगेट को प्राप्त करने के प्रति जुनून होता है, तो आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये मान्यवर साहब ने अपने जीवन में सिद्ध कर दिखाया। मैं 2-3 उदाहरण दिखाता हूँ, उनके बताता हूँ उनके त्याग के और उससे समन संग अगर उससे कुछ सीख लेता है और अपनी ज़िंदगी में उसको अगर फिर से रिपिटेशन करता है, तो जैसा मोटिवेशन को हम परिवर्तन करेंगे, अगर वो आदत लगा लेंगे तो। तो ये एक बात है कि लगभग 96-97 की बात है, मुंबई के बगल में जो कोंकण विभाग है, वहाँ पर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर एक केडर कैंप लग गया था। क्योंकि मान्यवर साहब की खासियत ये थी कि मरे हुए आदमी को मतलब मन से मरे हुए आदमी को किस तरीके से जगाना और उससे किस तरीके से काम करा लेना, इसमें उनका हथकंडा था। बहुत ही माहिर थे वो इन चीज़ों में। उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते थे। तो रत्नागिरी का कैडेट कैंप लग गया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक आप इस हॉस्पिटल से जा नहीं सकते हो, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो। फिर उनके मन में चक्र शुरू हो गया। क्या करना है? तो हम लोगों को बुलाया उन्होंने पास में और हम लोग तो बाहर हॉस्पिटल के इधर-उधर ही रहते थे। तो उन्होंने बुलाया कि और पूछा कि जाओ और देख कर आओ कि डॉक्टर साहब अभी हॉस्पिटल में है या नहीं है। तो पता चला कि डॉक्टर साहब किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो केडर है और केडर को मुझे जाना है। तो एक काम करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मेरी हालत भी बहुत अच्छी है, मेरा मन एकदम स्वस्थ है। हमने कहा डॉक्टर साहब ने कहा सर वो करना पड़ेगा, तो माने नहीं। उन्होंने अपने हाथ से दोनों सलाइन जो लगाए थे दोनों हाथ में, वो दोनों तो निकाल लिए खुद के हाथ से और उस पर वो तो पट्टी लगाई जो टेप लगाते हैं और बोले कि चलो। हमको दिखाई दे रहा था कि उनके हाथ से खून टपक रहा था, पर मान्यवर साहब ने माने नहीं और चल पड़े और केडर कंप्लीट किया। 2 दिन का केडर था। केडर में जितने भी लोग थे इस तरीके से उन्होंने केडर दिया कि सारे के सारे वहां पर आए हुए लोग जो है, कुछ लोग तो यूं ही आए थे कि चलो केडर है तो संख्या बढ़ानी है, पर वहां पर लगभग 60-70 लोग होंगे। उनको उन्होंने 2 दिन तक इस तरीके का केडर दिया, तो वहां से फिर लोग बहुत काम पे लग गए और उसके बाद देखा कि महाराष्ट्र में 1 साल में लगभग महानगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी 2 गुना से ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। और फिर एमपी में तो बहुत यहाँ के लोग चले गए थे महाराष्ट्र के, अंडरग्राउंड होकर वो प्रचार-प्रसार करते थे। तो उस दरमियान एमपी की भी वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया था और वहाँ पर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनकर आए थे। ये एक उदाहरण था। दूसरा एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि मान्यवर साहब हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आए थे, 1986 की बात है। तब तो हम बिल्कुल स्टूडेंट थे। उस वक़्त अमरावती में उनका एक बहुत बड़ी सभा थी। यहाँ पर साइंस कोर मैदान है, वहाँ पर लगभग 30-40 हज़ार लोग बैठते। लगभग 20-25 हज़ार लोगों की सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और यही ऊर्जा भरा उनका व्याख्यान रहा। बहुत ही ऊर्जा से प्रेरित लोग, लगभग साढ़े 3-4 घंटा तक सभा चली और मान्यवर साहब का आखिरी शब्द सुनने तक वहाँ पर सभा में से कोई नहीं गया। और रात में ऐसा हुआ कि सभा खत्म हो गई और जिनके यहाँ रुकना था उनको उन्होंने बताया था कि मैं रात को सभा जैसे खत्म हो जाएगी, मैं चांदूर बाजार नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 40 किलोमीटर है अमरावती से, तो मैं उधर से ही कार्यकर्ता के साथ में चला जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि वो चांदूर बाजार वाला जो कार्यकर्ता है, उसका कोई निजी काम रहा, उस वो 1 घंटा पहले निकल चुका था। तो ऐसे में मान्यवर साहब ने तो बताया नहीं था कि रात को मैं अमरावती में रुकूंगा। फिर वो बस स्टैंड पे गए
और देखते तो वो कार्यकर्ता वहां पर नहीं था, वो किसी काम की वजह से निकल गया था। और जेब में हाथ डालकर देखा तो जेब में पैसा नहीं था। तो क्या करते, रात भर अकेले, और सर्दी के दिन थे, लगभग नवंबर दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी थी और शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। रात भर वो बस स्टैंड पर ही, वो बस स्टेशन था, वो बस स्टेशन पर वो रात भर रुके। फिर मॉर्निंग में 7 बजे अमरावती के कुछ कार्यकर्ता ने सोचा कि चलो केडर को ज्वाइन करना है और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो 7 बजे जब वो बस स्टैंड पर गए तो देखा तो मान्यवर साहब रात भर ठंडी से, तो उनको बहुत ठंड थी तो नींद नहीं आई, लेकिन सवेरे सवेरे वो किसी चद्दर किसी ने डाली होंगी और उस चद्दर के अंदर में वो सोए पड़े थे। लोगों को एकदम सरप्राइज हो गया, सर तो रात को जाना था और आज यहाँ पर देखे। तो पूछा कि सर आज आप गए नहीं, हमको फोन तो करना था, उस वक्त फोन भी नहीं हुआ करता था। तो कहने लगे कि क्या, मुझे अमरावती का तो ज्यादा पता नहीं, मैंने सोच लिया कि आपको क्या तकलीफ देना। रात को वो खाना भी नहीं खाए और वैसे रात भर बस स्टैंड पे सोए। फिर बाद में शाम सवेरे मॉर्निंग में दूसरे दिन 7:30-8 बजे कार्यकर्ताओं ने उनको चांदूर बाजार लेके गए और फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरा खाना खाया हो या नहीं हो। तो इसका मतलब है, ये दो उदाहरणों से हम लोग ये ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी दांव पर लगा लेता है और जुनून से भरा होता है, उसको सिर्फ एक ही दिखाई देता है कि मेरा समाज गरीब है, मेरा समाज वंचित है, मेरे समाज के पास कुछ भी अधिकार नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान तो हमारे पास है, लेकिन उस संविधान के अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने वाली सरकारें या जो सिस्टम वहां पर सत्ता में बैठी है, वो जानबूझकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। तो उन्होंने फिर रास्ते में जाते जाते हमको एक आधा पौना घंटा पूरी मीटिंग बस में ही हमको केडर दिया। उसके बाद वहां पर दिन भर वो बस एक बार ब्रेकफास्ट किया और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो लगभग 11 घंटे का केडर दूसरे दिन उन्होंने लिया। और वहां से बात ऐसी हो गई कि उनके तरफ देखते रह गए। हम तो बार बार देख रहे थे कि इनकी हालत भी ठीक नहीं, रात भर नींद भी नहीं हुई, फिर भी लोगों को जोड़ने और जोड़ने की जो ताकत थी, वो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा से सारे कार्यकर्ता बिल्कुल ऐसे मतलब एकदम से स्ट्रांग हो चुके थे। तो ये दो उदाहरण से मैं एक ही बात करना चाहता हूं आपसे कि अभी हमने लखनऊ में समन संघ का एक केडर लगाया था 6 और 7 तारीख को, फरवरी को, मार्च को। वहां पर हमारे गुजरात के समन संत है रतिलाल देसाई सर, उन्होंने 2 दिन तक, पहले दिन 11 घंटा और दूसरे दिन 7 घंटा, ऐसा 18 घंटे का केडर लिया 2 दिन में। और उनको हमने देखा कि 6 तारीख को, 7 तारीख को उनको, वो बाथरूम में चले गए और देखते हैं तो उनका भी 2017 में और 2019 में 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ। और उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप अगर लगातार बात करोगे तो आपके चेस्ट से ब्लीडिंग भी हो सकता है। और उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा कि चेस्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बाहर आ रहा है, लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं। वो कंटिन्यू किया, उन्होंने वो रुमाल से पोंछ लिया और वो शरीर पर कुछ छोटा सा दाग लग गया था, वो हमारा कोई ध्यान नहीं था उनके ऊपर। लेकिन रात को जब उन्होंने हमसे बात की, हमने पूछा कि सर केडर तो बहुत बढ़िया हो गया। तो बोले एक राज की बात बताऊं, मैं केडर देने के लायक नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग 2 दिन से इतना आपका कंसंट्रेशन था बात सुनने में, क्योंकि तथागत ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा गुण, इंसान को बढ़ाने का कौन सा गुण होता है, तो कहते हैं बी ए गुड लिसनर। आप अच्छे सुनने वाले बने, अगर आप दूसरों की बात सुनोगे तहे दिल से तो ही आप कुछ कर सकते हो, आपके दिलो दिमाग में जुनून आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि दोपहर को मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप विचलित हो जाते, चिंतित हो जाते, और बचा हुआ जो केडर है वो हो सकता है कि पूरा नहीं होगा। क्योंकि उस केडर में दोपहर के बाद क्या हुआ, तो जितने भी लगभग 35 लोग, लगभग 20-22 जिलों से, यूपी से आए थे, उन्होंने अपने आप खुद होकर ये तय कर लिया कि हम अपने जिले का काम अब खुद होकर सामने आकर करेंगे। और लगभग 27 जिलों का नेटवर्क पूरा तैयार हो गया। लोग कन्वीनर अपॉइंट किए गए, सब को कन्वीनर अपॉइंट किए गए, समन्वयक, और उन्होंने खुद होकर आगे आकर कहा कि सर आपने जो इतना केडर दिया है, ये केडर हमको इतना एनर्जी दे गया है, हम लोग आने वाले कुछ दिनों में 100 पार्ट चले जाएंगे। और वो खुशी का दिन देखो आज ही है। मान्यवर साहब का जो विचार है, जो उनकी सोच है, जो उनकी ऊर्जा थी,
उस ऊर्जा के दिन ही हमने आज 100 का आंकड़ा पार कर लिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति 6-7 तारीख को जुनून होकर अपनी दिलो-दिमाग से सपना तय कर लेता है और काम करता है, तो ये चीज़ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही सीख हम लोग इन लोगों के, हमारे महान सपनों के जीवन से ले सकते हैं। फिर चाहे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हो, तथागत बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, संत रविदास हो, संत कबीर जी हो, संत घासीदास जी हो और गुरुचांद ठाकुर, हरचांद ठाकुर हो, पेरियार जी हो, ज्योतिराव फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, शाहू महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, जितने भी हमारे महासमंदपुर के हैं, इनके जीवन में अगर आप झांक कर देखोगे तो आपको यही सेम इतिहास नजर आएगा कि इन्होंने वक्त की तरफ नहीं देखा। बस उन्होंने इतना ही सोचा कि हमारे साथ जो हमारे लोगों की जो हालत है, उस हालत को मेरी जिंदगी दांव पर लगाकर मैं कैसे जीवित कर सकता हूँ, कैसे उनके मनों में, दिलो दिमाग में ऊर्जा प्रस्थापित कर सकता हूँ, जिससे कि वो संघर्ष करने के लिए खुद तैयार हो जाए। मनोरमा बहन जी ने आज उनके कंसेप्ट में बहुत बड़ी बात कही और बहुत सारे साथियों ने, जैसा कि भारत सिंह सर ने और बाकी पहले हुए सारे साथियों ने आज अपनी ऊर्जा भरी बात रखी और उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये 100 लोगों का जो टारगेट था आज हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी कोई चीज हम लोग डिसाइड करते हैं तो वो डिसाइड हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। क्योंकि बाबा साहब ने 1927 में महाड़ का जो संग्राम हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था 19 और 20 मार्च 1927 को, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अवर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, और बैटल और स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, और स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी, और स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा संघर्ष केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष इंसानियत के लिए। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो सदियों से आपने हमको जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी है, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम इंसान है। आप हमको इंसानियत की आइडेंटिटी, पहचान नहीं देते हो, लेकिन उसको, उसके लिए हम आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। हम अपनी खुद की ऊर्जा स्थापित करेंगे और हम ये बताएंगे कि इस देश की बागडोर हम भी संभाल सकते हैं। और मान्यवर साहब ने बाबा साहब की इस बात को सिद्ध कराया। एक व्यक्ति को, एक महिला को 4 बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उस कड़ी में हमको जो ऊर्जा लेनी थी, जो जुनून का जीवन हमने जीना था, वो हम क्यों नहीं जी पाए? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग, जैसे बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या कहते थे? वो कहते थे इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। पढ़ा लिखा जो समाज है वो प्रभावशाली होता है, बिकॉज ही कैन फोरसी, क्योंकि वो भविष्य में देख सकता है। उसको पता होता है कि मुझे जीवन में अगर मैं अच्छी चीज करूं तो जो मैं चाहूं गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, मेरे समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार दे सकता हूं। लेकिन एक ही बात हमने गलत की, हमने पढ़े लिखे लोगों ने इकट्ठा आना बंद कर दिया और वो हालत पर, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान होने के बावजूद भी, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, लॉ ऑफ द लैंड है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, इसके बावजूद भी हमने इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, हमने इकट्ठा आना बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग इस देश की सारी बागडोर, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर हो, ये बागडोर संभालते संभालते हम पिछड़ गए। लेकिन समन संघ आज यही आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं करना, अपने आप को जोड़ देना है और अपने जो परिचित साथी है, अपने फैमिली के मेंबर्स है, अपने दोस्त है, अपने किसी ऑफिस के साथी है, या अपने समाज के जो भी है, या 29 लाख संगठन जो है उनके जो मेंबर्स है, या 4.5 लाख संगठन जितने भी जागरूक है या एक्टिव है, उनको जाके बताना है कि साथियों, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं आएंगे ये संघर्ष का परिणाम हम पा नहीं सकते। क्योंकि मोटिवेशन और प्रेरणा, ये प्रवृत्त अगर हो जाती है तो ही परिवर्तन संभव होता है। तो इतनी बात मान्यवर साहब के जीवन से और सारे हमारे पुरखों के जीवन से अगर आज लेंगे हम लोग, 100 का नहीं, हम एक महीने में 200 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं और आने वाले 5-6 महीने में 500 लोगों का भी पोर्टल होगा। और उसके बाद जैसे यूपी ने जो नेटवर्क तैयार किया है, महाराष्ट्र में भी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर 3-4 केडर लगने वाले हैं। तो मैं महाराष्ट्र के लोग जो आज लगभग 31 लोग जुड़े हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप इकट्ठा होने का सपना देखोगे और उसके लिए कोशिश करोगे, तो हम भी ऐसा यूपी वाले जैसा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। और सारे भारत के राज्यों के लोगों ने अगर गंभीरता से लिया, जुनून करके अगर ले लिया, जिंदगी में केवल मेरा ही काम है
कि मेरे पुरखों का काम मैं करूंगा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां है, हमको धन्यवाद देगी। अन्यथा पढ़े लिखे लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मेरे पहले की जनरेशन ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी जिंदगी इतनी बदतर हो गई। ऐसी बद्दुआ सामने वाली पीढ़ी ना दे, इसीलिए हमको काम करना है और अपने जिंदगी को दांव पर लगाना है। बाकी कुछ ही नहीं काम करना है। हम लोग जीवन का 24 घंटा हमारे पुरखों के साथ ही पास ही था, आज भी हमारे साथ 24 घंटा ही है। जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी क्रांति को उद्घोषित कर लिया, उनके पास भी उतना ही वक्त है। पर वक्त का इस्तेमाल कैसे करना, ये अगर हम समझ जाएंगे और इकट्ठा होंगे तो जीत हमारा इंतजार कर रही है। बस इतनी बात मैं करूंगा। अगर मेरी बात से कुछ गलत शब्द निकला हो तो यहाँ पर बैठा हुआ संघ जो है वो मुझे माफ करे। संगं नमामि, संतों को वंदामी, मान्यवर साहब को तहे दिल से वंदामी, और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सर, साधुवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी। बहुत बढ़िया। सर इस विषय पे अगर किसी को चर्चा करनी है, कोई किसी को बात रखनी है तो रख सकते हैं सर। एंकर सर प्लीज। साधुवाद सर, बढ़िया।